स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का विषय भारत की विदेश नीति। इस विषय के मुख्य वक्ता सुश्री निकिता राज हैं। हम सुश्री निकिता राज जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर शशि भूषण कुमार सर का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर SNP सिंह सर का कि आपके मार्गदर्शन एवं आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों से लगातार चलते आ रहा है। उपस्थित तमाम प्रतिभागियों का हम पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय जगत। धन्यवाद प्रभात जी। प्रभात जी से निवेदन है कि 26 जनवरी को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में युवाओं से कविता भी आमंत्रित करने की जो योजना है उसके बारे में 2 शब्द कहने की कृपा करेंगे। प्रभात जी, 26 जनवरी में होने वाले कवि सम्मेलन में 26 जनवरी 2022 को इसी समय हम लोग युवा कवि सम्मेलन का आयोजन करेंगे। हम तमाम प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे हम आशा रखते हैं कि आप उस कवि सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही हम अपने प्रतिभागियों से जो कविवर हैं या जो कविता में रुचि रखते हैं उनसे हम आशा करते हैं कि उस दिन आप अपने कविता के साथ कवि सम्मेलन में उपस्थित होंगे। SNP सिंह सर देश ही नहीं विदेशों में भी रहने वाले जो कविवर हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो कवि सम्मेलन में भाग लें। तो पुनः हम उपस्थित तमाम प्रतिभागियों से आग्रह करते हैं कि आपके नज़र में जो भी युवा कवि हो उनको मेरे तरफ से आप निवेदन करेंगे कि 26 जनवरी 2022 को कवि सम्मेलन में उपस्थित होकर के हम तमाम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। अगर कोई कविता गाना चाहते हैं, कविता पाठ करना चाहते हैं और उनका स्वरचित नहीं है तो अपने पाठ पुस्तक के कविता को याद करके हम लोग के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पुनः आप सब लोग से आशा एवं विश्वास है कि उस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु तमाम लोग लगेंगे और पुनः उपस्थित तमाम प्रतिभागियों एवं अतिथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद प्रभात जी। और अब मैं निकिता राज जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य देने की कृपा करें। निकिता राज जी आपको मैंने पहले भी बताया है कि शोध छात्रा हैं बिहार विश्वविद्यालय में और वे आरएन कॉलेज हाजीपुर से की छात्रा रह चुकी हैं और अभी हाजीपुर से ही हम लोगों को अपना वक्तव्य सुनाएंगी। निकिता राज। थैंक यू सर। सबसे पहले मेरे गुरु आदरणीय डॉक्टर शशि भूषण कुमार सर को मेरा प्रणाम। मेरे श्रेष्ठ और इस प्रयत्न मंच के प्रत्येक वेबिनार को भली भांति कोऑर्डिनेट करने वाले प्रोफेसर SNP सिन्हा सर को मेरा प्रणाम। इस प्रयत्न मंच के प्रत्येक वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने वाले और इस संस्था के फाउंडर प्रभात सर और यहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। और साथ ही इस वेबिनार से जुड़े जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको धन्यवाद जो मुझे सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज इस मंच पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वेबिनार का आज का टॉपिक है भारत की विदेश नीति। तो आज इस विषय पर मैं अपना एक संक्षिप्त व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस दौरान अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो इसके लिए मैं अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूँ। भारत की विदेश नीति पर चर्चा करने से पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि विदेश नीति क्या है और उसका निर्धारण किन आधारों पर किया जाता है। कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए किसी भी अन्य देशों के साथ अपने संबंध जिस सिद्धांत और जिस नियम के तहत संचालित करता है उसे विदेश नीति कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि किसी भी देश की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संबंधों से संचालित होती है वही हमारी विदेश नीति है। किसी भी देश की विदेश नीति जो है वो कुछ सिद्धांत, कुछ लक्ष्य और कुछ हितों का एक समूह होता है। जैसे कि अगर हम सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत कई प्रकार के होते हैं।
उसमें जैसे हमने यूएस की निक्सन डॉक्ट्रिन को देखा, रीगन डॉक्ट्रिन आदि, आइजनहावर डॉक्ट्रिन आदि है। यानी कि वहां के राष्ट्रपतियों ने जो जो विदेश नीति अपनाई है उसे डॉक्ट्रिन या सिद्धांत कहा गया है। और अगर भारत के संदर्भ में हम देखें तो गुजराल डॉक्ट्रिन है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, लुक वेस्ट पॉलिसी है, पंचशील सिद्धांत आदि है। अर्थात यह सिद्धांत होते हैं जिनके तहत हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करते हैं। दूसरी चीज होती है हित, यानी इंटरेस्ट। किसी भी देश का इंटरेस्ट जो है वो हमेशा डायनेमिक होता है, जो चेंज होता रहता है। जैसे मॉर्गनथाउ, जिन्हें फादर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहा जाता है, वो उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि 1950 में भारत का जो हित या इंटरेस्ट है वो आने वाले वर्षों में भी वैसा ही रहे। क्योंकि मैंने कहा कि इंटरेस्ट हमेशा डायनेमिक होता है। इसका एक उदाहरण दूंगी मैं कि जैसे हमारा पाकिस्तान हमेशा हमारा पड़ोसी देश है। हम हमेशा अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान से हमारा वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़ा है, हमारे हित उससे कुछ खास जुड़े नहीं है, इसलिए हम उससे संबंध सुधार में कोई खास ध्यान नहीं देते हैं। तीसरी चीज है लक्ष्य, जैसे कि एनर्जी नीड को पूरा करना, मैरिटाइम बाउंड्री है उसे सिक्योर करना, हमारा जो भारत पाकिस्तान का बाउंड्री है उसे सिक्योर करना, अपने देश के जो भी नागरिक है उसको ज्यादा से ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराना। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जो फॉरेन पॉलिसी के तहत निर्धारित किए जाते हैं। अब भारत के संदर्भ में अगर विदेश नीति की बात की जाए तो पहली चीज दिमाग में साफ होनी चाहिए कि विदेश नीति जो है वो भारत के संबंध में बहुत पुरानी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंडल सिद्धांत के तहत सर्वप्रथम विदेश नीति का स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही यह एक आधुनिक विचार है, क्योंकि भारत जो है वो एक राज्य के रूप में 1947 में उभर कर सामने आया। इसीलिए भारत की विदेश नीति का अध्ययन हम 15 अगस्त 1947 यानी हम अपनी आजादी के बाद ही करते हैं, जब भारत एक राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएसएसआर और यूएसए के नेतृत्व में जब पूरा विश्व दो विरोधी गुटों में बट गया था, तब भारत ने किसी भी गुट में शामिल नहीं होकर विश्व शांति एवं सहयोग के लिए एक उपयुक्त वातावरण में सक्रिय भूमिका अदा की। भारत के द्वारा शांति और स्वतंत्रता की यह नीति जो है, यही आगे चलकर गुट निरपेक्षता की नीति कहलाई। और भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति है उसका सीधा अर्थ ये है कि भारत अंतरराष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विचार और कार्य करेगा। परंतु भारत के लिए केवल सैन्य गुटों से तटस्थ रहना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि इन गुटों का एक विकल्प खोजना भी आवश्यक था। अतः हमने 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ एक समझौता किया। उस समझौते के अंतर्गत एक विकल्प जो कि 5 सिद्धांत के रूप में है उसे निरूपित किया। और वे सिद्धांत इस प्रकार थे कि भारत और चीन जो है वो एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता व सर्वोच्चता के लिए एवं पारस्परिक सम्मान की भावना रखेंगे। दूसरा कि दोनों एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा था एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा है कि समानता और पारस्परिक लाभ की भावना रखेंगे। और पांचवा है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का भाव रखेंगे। इन 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से जाना जाता है। हमारी विदेश नीति इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है, जहां हम दूसरे देशों की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता का सम्मान करते हैं, वहीं अपने देशों की सुरक्षा और प्रादेशिक अखंडता को विशेष महत्व देते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 51 भी सरकार को शांति के लिए कार्य करने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का एक शांतिपूर्ण तरीके से उसको सुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहने को निर्देशित करता है। इसके साथ ही भारत ने सदैव उन राष्ट्रों का समर्थन किया जो विदेशी शासन का विरोध करते हैं और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका जो देश है, दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने इस नीति का परित्याग करना पड़ा कि वहां पे जो है वो केवल जो श्वेत लोग थे वही शासन करते थे। तो इस प्रकार क्या हुआ कि इस नीति का परित्याग करते वहां पे नेल्सन मंडेला जो है वहां के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। और साथ ही भारत जो है वो हमेशा से शांति स्थापित करने के लिए निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करता है। तो भारत ने विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि हम जो सैन्य व्यय कर रहे हैं उस सैन्य व्यय में अगर हम कमी लाते हैं तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तरफ विश्व में जहां इससे तनाव कम होगा, वहीं दूसरी तरफ निशस्त्रीकरण से जिस धन की बचत होगी उस धन से हम जन कल्याण कर सकते हैं। तो भारत की विदेश नीति जो है, अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए कि ये कहाँ से शुरू हुआ, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उनको भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार माना जाता है निभाई है और वैश्विक निशस्त्रीकरण, गुट निरपेक्षता, पंचशील के सिद्धांतों पर भारत की विदेश नीति की।
उन्होंने कहा था कि सारा विश्व इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह जैसी चाहे नीति अपनाए, परंतु हम भारतीय तटस्थता की नीति अपनाएंगे और सैनिक गठबंधन और शीत युद्ध को बढ़ावा देने वाले जो भी तत्व है, हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। चूंकि भारत चीन जो है वो भारत का एक पड़ोसी देश है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इससे मित्रता की नीति प्रारंभ करना शुरू किया और वर्ष 1954 में भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ, जिसमें हमने चीनी हिंदी भाई भाई का नारा भी जवाहरलाल नेहरू ने दिया। तो इस विदेश नीति के तौर पर पंचशील समझौते का उद्देश्य जो था वो था कि हम पारस्परिक सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करें। किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित करने के दृष्टिकोण से 20 अक्टूबर 1962 को भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र जो लद्दाख है उसकी सीमा पर आक्रमण करके चीन ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया और चीन इस आक्रमण के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर भारत को कमजोर साबित करना चाहता था। चीन के इस आक्रमण से जवाहरलाल नेहरू को बहुत आघात पहुंचा और इसी आघात से वर्ष 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने और शास्त्री जी के लगभग 1.5 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में भारत की विदेश नीति जो है वो यथार्थवादी सिद्ध हुई। इस दौरान भारत के संबंध दक्षिण एशियाई देशों से तो बेहतर हुए ही, साथ ही सोवियत संघ भी भारत के मित्र राष्ट्रों के तौर पर उभरा। जब पाकिस्तान से वर्ष 1965 में भारतीय युद्ध हुआ, जब उसने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की हिमाकत की, तो शास्त्री जी ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और इस युद्ध में भारत की जीत भी हुई। हालांकि इसके बाद सोवियत संघ की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता होता है 1966 में, जिसके अंतर्गत भारत के द्वारा पाकिस्तान का जो विजित क्षेत्र था, जो जीता हुआ क्षेत्र था, उसको वापस करना तय हुआ। चूंकि लाल बहादुर शास्त्री इस समझौते के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ताशकंद समझौता किसी भी रूप में भारत के पक्ष में नहीं था, फिर भी यह समझौता हुआ और इसे भारतीय विदेश नीति की विफलता मानी जा सकती है। उसके बाद शास्त्री जी की मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। राष्ट्रीय हितों के लिए न उन्होंने केवल पूर्वी पाकिस्तान, जिसको कि बांग्लादेश के रूप में स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई, बल्कि वर्ष 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण को भी अंजाम दिया। इसके परिणाम स्वरूप जो अमेरिका जैसे देश जो हैं वो भारत के खिलाफ हो गए। वह अमेरिका जो 1962 के युद्ध में भारत को सपोर्ट कर रहा था, वो देखा कि भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में उभर सकता है, तो उसने यहाँ पे उसका विरोध करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप भारत पर अनेक प्रतिबंध भी थोप दिए गए। किंतु इससे पूर्व क्या हुआ था कि 1977 में सोवियत संघ से भारत की संधि हो चुकी थी, जिससे कि हमें मदद मिली। सोवियत संघ ने इसका एक कह सकते हैं कि दुष्परिणाम भी हुआ कि सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तब भारत ने उसका समर्थन किया, तो इसे भारतीय विदेश नीति की एक विफलता के तौर पे देखा जा सकता है। इंदिरा गांधी के बाद जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने विदेश नीति के ज्ञाता अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री नियुक्त किया। वाजपेयी जी ने भारत की मूलभूत विदेश नीतियों में तो कोई परिवर्तन नहीं किया उस वक्त, परंतु उन्होंने कहा कि किसी भी देश से संबंध के लिए राष्ट्रीय सहमति जो है वो होना अत्यंत आवश्यक है। मोरारजी देसाई के बाद फिर चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सोवियत संघ के द्वारा जो अफगानिस्तान पर कब्जा था उसका स्पष्ट शब्दों में विरोध करके भारतीय विदेश नीति की गलतियां जो इंदिरा गांधी के समय में हुई थी उसको सुधारने की कोशिश की। अपनी मां इंदिरा गांधी की मृत्यु की हत्या के बाद जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने विदेश नीति को एक आधुनिक दशा और दिशा देने का प्रयास किया। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में 40 से अधिक देशों की उन्होंने यात्रा की। पड़ोसी देश श्रीलंका में भी कई वर्षों से चला आ रहा जो संघर्ष था तमिल और सिंघली का, उसको भी उन्होंने समाप्त करने पर विशेष ध्यान दिया और काफी अच्छा प्रयास किया उसके लिए। इसके बाद भारतीय राजनीति में अस्थिरता का दौर प्रारंभ हुआ। थोड़े ही समय में वीपी सिंह, चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल इत्यादि के रूप में कई प्रधानमंत्री आए और इस दौरान विदेश नीति के तौर पर कुछ जो खास बातें हैं वो सामने आई। उनमें से पहला कह सकते हैं कि भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में थोड़ा बता दूं कि 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा यह शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक सुरक्षा और सहयोग विकसित करना था। शीत युद्ध के बाद जब भारत दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के प्रति जवाबी
मतलब कार्रवाई करना चाहता था, उस समय उसको ये नीति ये लेके आया भारत, और इसको आगे चलकर इस नीति को एनडीए सरकार के गठन तक जारी रहा। और बाद में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब नवगठित सरकार आई तो इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अब उसको अपग्रेड कर दिया गया। और फिर नवंबर 2014 में म्यांमार में जो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन हुई, उसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो शुरू कर दी गई। दूसरा है हमारा गुजराल डॉक्ट्रिन, गुजराल सिद्धांत। गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर माना जाता है। इसका प्रतिपादन देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल ने किया था 1996 में। यह सिद्धांत कहता है कि भारत को दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश होने के नाते अपने छोटे पड़ोसियों को एक तरफा रियायत देगा भारत, और उसके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध भी रखेगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि गुजराल सिद्धांत जो है वो गैर पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर अपने छोटे पड़ोसियों के प्रति बड़े भाई की तरह नर्म दृष्टिकोण रखेगा और उनके साथ हर संभव सौहार्दपूर्ण संबंधों पर जोर देगा। इसका परिणाम है कि गुजराल के द्वारा दिसंबर 1996 में बांग्लादेश के साथ जो फरक्का समझौता हुआ या जो गंगा जल बंटवारा हुआ, उसका एक हिस्सा जो है वो बांग्लादेश को दे दिया गया इसी सिद्धांत के आधार पर। इस अस्थिरता की राजनीति के बाद वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्रधानमंत्री बने, और इससे भारतीय विदेश नीति में कई परिवर्तन हुए। वे पहले एक बार चूंकि विदेश मंत्री रह चुके थे, तो इसका लाभ उन्हें अपने कार्यकाल में मिला, और अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने देखा कि भारत का पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं होने से कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी दोनों देशों पर पड़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ अपने संबंध बेहतर करने की दिशा में विशेष प्रयास किया, और इसके लिए उन्होंने वर्ष 1999 में पाकिस्तान की यात्रा भी की। हालांकि इसका परिणाम सकारात्मक नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने उसी वर्ष कारगिल में घुसपैठ प्रारंभ कर दी। विवश होकर भारत को कठोर रुख अख्तियार करना पड़ा, और वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही जो भारत अमेरिका संबंध है वो भी बेहतर हुए। और वर्ष 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जो है वो भारत आए। क्योंकि आतंकवाद टेररिज्म काफी बढ़ गया था, इसलिए वर्ष 2001 में हमें जहां तहां 2001 में जो भारतीय संसद पे भी हमला हुआ, और अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अलकायदा का आतंकी हमला हुआ, तो उससे भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में काफी प्रगाढ़ता आई और थोड़ी नजदीकियां बढ़ी, और यहाँ से भारतीय विदेश नीति का एक नया दौर शुरू हुआ। उसके बाद वर्ष 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो एक नई शताब्दी की चुनौती के अनुरूप उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की नीति पर कार्य करना शुरू किया, और इसका कारण उनका एक अर्थशास्त्री भी होना है। उन्हीं के नेतृत्व में 2 मार्च 2006 को अमेरिका और भारत के बीच असैन्य परमाणु समझौते भी हुए, और उसमें भारत को अमेरिकी विदेश नीति में एक ऐसा स्थान दिलाया जो किसी अन्य देश को हासिल नहीं था। इस समझौते के कारण भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जो एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने के बावजूद भी वैध तरीके से परमाणु ईंधन व तकनीक प्राप्त कर सका। और भारत को यह विशेष दर्जा देने के लिए अमेरिका को अपने कानूनों में कुछ संशोधन भी करना पड़ा। हालांकि इस समझौते में भारत के लाभ को थोड़ी अनदेखी की गई, लेकिन फिर भी भारत जो अमेरिका का भारत के प्रति रुख था वो थोड़ा नरम होने को भारतीय विदेश नीति की सफलता अवश्य कहा जा सकता है। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति में काफी बदलाव देखा जा रहा है, और इसकी पहली झलक मई 2014 में तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देशों को आमंत्रित किया था। तब से लेकर आज तक द्विपक्षीय दौरे और परियोजनाओं में साझेदारी के जरिए इसको विकसित किया जाता रहा है। यह भारत की बदलती विदेश नीति का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपने विदेशी दौरों की शुरुआत भूटान जैसे छोटे देशों से की थी उन्होंने, और मौजूदा सरकार में न केवल 34 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यूएई दौरा हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी मंगोलिया जाने वाले भी पहले प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के साथ काफी पुराना सीमा विवाद जो था उसका शांतिपूर्ण निपटारा भी एक बदलती विदेश नीति का सबूत है। और वर्तमान में भारत में अपनी विदेश नीति में काफी सकारात्मक बदलाव किए हैं। भारत, रूस और अमेरिका जैसे शक्तियों के साथ एक साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और अपनी विदेश नीति में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने जो पड़ोसी देश है उनके साथ अपने रिश्ते सुधारने की भी कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दी उन्होंने,
बल्कि एशिया, अफ्रीका या अन्य छोटे देश है उनके साथ भी उन्होंने नजदीकियां बनाने की कोशिश की है। साथ ही अगर हिंद महासागर में की बात करें तो हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत की जो मौजूदा सरकार है उसने यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड जो है उस चौकड़ी को आगे बढ़ाया है। और इस नए गठबंधन से भारत को रणनीतिक सहयोग मिलने की पूरी संभावना है और भविष्य में भारत की इस पहल के दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच दूरियों को पाटने के लिए भारत ने संबंधों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। लिहाजा अमेरिका जो है वो भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र की एक बड़ी ताकत बताकर भारत के साथ एक मजबूत साझेदारी की बात कही। वहीं दूसरी तरफ भारत की जो दक्षिण पूर्व एशिया की लो ईस्ट पॉलिसी है उसने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संकल्प के साथ एक नई करवट ली और 2018 में 69वें गणतंत्र दिवस के समारोह में जो आसियान देश के प्रतिनिधि थे उनकी शिरकत बदलती विदेश नीति का ही एक पहलू है। इसके अलावा अगर बात करें अफ्रीकी देश की तो अफ्रीका के जो छोटे और गरीब देश है उसमें भी भारत ने अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज कर ली है और एक नई विदेश नीति का वो संकेत दे रहा है। साथ ही भारत की जो लुक वेस्ट पॉलिसी है उसके तहत भी पश्चिम एशिया के देशों के साथ हमारे संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश में भारत जुटा है। 34 साल बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यूएई दौरा हुआ, बल्कि कह सकते हैं कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन का आधिकारिक दौरा किया है। और इसका अभी 2019 में जो गणतंत्र दिवस था उसमें दुबई का जो सबसे ऊंचा इमारत है बुर्ज खलीफा वो 2 दिन तक हमारे तिरंगे से नहाता रहा, तिरंगे की रोशनी से नहाता रहा। ये भी एक बदलती विदेश नीति का एक पहलू कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर भारत ने जिस प्रकार से रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के तरफ एक साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अपनी विदेश नीति में संतुलन लाने की कोशिश की है, इसे भारत की विदेश नीति में एक आमूलचूल परिवर्तन कहा जा सकता है। उसने भारत जो है वो किसी भी एक देश की कीमत पर किसी दूसरे देश की कुर्बानी उसने नहीं दी है, परंतु इसके साथ ही भारत को कुछ ध्यान देने की जरूरत है। इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है भारत को कि अपनी विदेश नीति के संबंध में वो क्या अच्छा कर सकता है, क्योंकि इसमें शक नहीं है कि पिछले 7 वर्षों में भारत की विदेश नीति ने दुनिया के देशों पर अपना प्रभाव छोड़ा है, चाहे वो अफ्रीकी देश हो या लैटिन अमेरिकी देश हो या समुद्र के बीच में बसे हुए छोटे देश हो। भारत ने दुनिया भर के देशों को अपनी कूटनीति से साधने की कोशिश की है और जिस तरह से आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया ने भारत का साथ दिया, इसका फायदा यह होगा कि भारत आने वाले समय में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। और भारत अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के में भी काफी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। उससे भी भारत की एक विश्व पटल पर छवि जो है वो काफी सकारात्मक हुई है। भारत को चाहिए कि वह चीन और अमेरिका की नकल करने के बजाय एक स्वतंत्र रूप से फ्रंट फुट पर काम करे और भारत को अमेरिका और चीन से तुलना करने के बजाय अपनी खासियत के आधार पर संबंध बनाने की आवश्यकता है। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की रणनीति की प्रकृति को देखते हुए भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए भारत को चाहिए कि वह अमेरिका के साथ आगे बढ़ने में थोड़ा रक्षात्मक कदम उठाए। हालांकि भारत यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो चौकड़ी बनाया है क्वाड, उसने हिंद महासागर में भारत की स्थिति को मजबूत किया है, लेकिन देखना होगा कि ये जो क्वाड है ये आगे कितना कामयाब हो पाता है। और दरअसल भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसके पड़ोसी देशों को साधने की है। उनमें कोई दो राय नहीं है कि डोकलाम विवाद जो हुआ 2017 में, उसके बाद अब भूटान अपनी सुरक्षा को लेकर सशंकित है और थोड़ा वो भारत को लेके नम्र व्यवहार कर रहा है, परंतु इसके अलावा अगर नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, इन सब में भारत की स्थिति पहले से कमजोर हुई है और हो सकता है कि ऐसे भारत की दूरदर्शिता में अभाव के कारण हुआ। और वहीं दूसरी तरफ चीन जो है वह काफी सालों से भारत के पड़ोसी मुल्कों के जरिए ऐसा करने में लगा हुआ है। उसे हमेशा नीचा दिखाने में, उसे घेरने की नीति हमेशा अपना रहा है। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव को बढ़ाने में भी चीन की अहम भूमिका है। उसने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट और काफी ऐसी जगह पोर्ट बना रखे हैं जिससे वो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग के जरिए भारत को घेरना चाहता है। लेकिन भारत ने अब तक इस दिशा में चीन को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई है जिससे चीन के प्रभाव को भारतीय महाद्वीप में घटाया या रोका जा सके। अंत में इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्राचीन काल से भारत का सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम का रहा है। इसी सिद्धांत पर अमल करते हुए विश्व शांति के लिए इसे विशेष प्रयास करने होंगे। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इसकी भूमिका के अनुरूप संभव है
कि इसे फिर से अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना पड़े, जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप समय की आवश्यकता होगी। और हमें हर हाल में जॉन एफ कैनेडी के इस कथन से सीख लेते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी विदेश नीतियों का निर्धारण करना होगा कि घरेलू नीतियां जो है उसकी गलतियां, घरेलू नीति जो हम बनाते हैं अगर उसमें गलती होती है तो हमें वो हरा सकती है, लेकिन अगर हम विदेश नीति में कोई गलती करते हैं तो वो हमारी जान ले सकती है। इसी के साथ ही मैं अपने इस व्याख्यान को खत्म करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद निकिता। धन्यवाद निकिता जी, बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी। गॉड ब्लेस यू। और जब थैंक यू सर। शशि बाबू ने आपको धन्यवाद दे दिया, आपके शिक्षक ने, तो आप पूरी तरीके से पूर्ण हो गई हैं और आगे आप जीवन में आगे बढ़ेंगी। और अब मैं शशि भूषण बाबू, प्रोफेसर शशि भूषण कुमार जी, जो आर्यन कॉलेज हाजीपुर के पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक हैं और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वे निकिता के द्वारा कहे हुए वक्तव्य पर टिप्पणी देते हुए कुछ इस वक्तव्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद शशि भूषण सर। कुमार जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम के समन्वयक आदरणीय प्रोफेसर SNP साहब, प्रयत्न संस्था NGO है, इसके तत्वावधान में या इसके बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत खुशी हुई मुझे। मैं इनके निदेशक श्री प्रभात कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे बीच निकिता जी तो हैं ही, हमारे बीच एक और विभूति हैं जो हमारे ही बीच के हैं, एकेडमिक ग्रुप से नाता रखते हैं, प्रोफेसर अमर कुमार शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले तो भारत की विदेश नीति पर निकिता जी के द्वारा जो व्याख्यान अभी दिया गया, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और जिस वक्त निकिता हम लोगों के यहाँ आर्यन कॉलेज में ये छात्रा रही थी, उस वक्त तो इतनी प्रतिभा खुल करके सामने नहीं आई थी, लेकिन आज के इस स्पीच को सुनकर के मैं भी थोड़ा सा दंग हूँ कि चलिए, ये इन्होंने आर्यन कॉलेज को छोड़ने के बाद भी अपनी प्रतिभा में निखार ही लाया। इसके लिए निकिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वक्तव्य को यहाँ से शुरू करता हूँ। दिनकर की पंक्तियां हैं, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। भारत की विदेश नीति या किसी भी देश की विदेश नीति दिनकर की इसी पंक्ति पे आधारित है। अगर चूहा कहे कि मैं क्षमा कर दिया तो उसके क्षमा का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर सांप कोबरा आ जाए और वो क्षमा कर दे तो उसके क्षमा की बहुत अहमियत होती है। भारत की विदेश नीति भी कुछ ऐसे ही रास्ते से आगे बढ़ी है और आज जहां पहुंची है वो एक लंबा सफर तय करके पहुंची है। निकिता जी के व्याख्यान को थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करता हूं, क्योंकि आज मैं यह मान करके नहीं चल रहा हूं कि मैं कुछ ऐसा वक्तव्य विदेश नीति पे दे रहा हूं जो हमारे पॉलिसी मेकर्स को फायदा पहुंचाएगा, बल्कि इस कार्यक्रम में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं। मैं उनको ध्यान में रख करके और भारत की विदेश नीति के बारे में जो कुछ भी जानता हूं वो आपके सामने रख रहा हूं। और आशा है मुझे कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, खास करके भारत की विदेश नीति में या अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते होंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते होंगे, तो उनको वो जरूर लाभान्वित होंगे। देखिए, जब भी भारत की विदेश नीति की चर्चा होती है तो सबसे पहले उन तत्वों को भी सामने लाना चाहिए कि हमने, भाई आज़ादी हमको 1947 में मिली, लेकिन भारत का वजूद कोई 1947 से शुरू नहीं हुआ। भारत का वजूद तो वो वैदिक सभ्यता है। और आप सबों को मालूम होगा कि एक समय था जब भारत विश्व गुरु था। तो भारत विश्व गुरु केवल एक फ्रंट पे नहीं था,
वो सामाजिक मामले में भी विश्वगुरु था, शैक्षणिक मामले में भी विश्वगुरु था, आर्थिक मामले में भी विश्वगुरु था। आर्थिक मामले में तो भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, और वैदेशिक नीति के मामले में भी भारत विश्वगुरु था। तो आज के बदलते परिवेश में, आज के इस वैश्विक माहौल में जो भी बातें हो रही है, तो बहुत दिनों तक हम लोग जो गुलामी की जंजीरों में रहे, तो हमारा सांस्कृतिक उत्थान जो था, हमारा जो आर्थिक उत्थान था, हमारा जो शैक्षणिक उत्थान था, वो एक तरह से वो जो एम्पेरियलिज्म का दौर चल रहा था, साम्राज्यवाद का जो दौर चल रहा था, उस दौर में ढंक सा गया। मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर देता हूं कि जिसको वेस्ट नहीं कर पाया, उसको हम लोगों ने करके दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आप सभी लोग, अभी निकिता भी अपने फॉरेन पॉलिसी के स्पीच में कौटिल्य को कोट की थी वो, और उसके मंडल सिद्धांत के बारे में वो चर्चा कर रही थी कि विदेश नीति, भारत की विदेश नीति बहुत हद तक कौटिल्य के द्वारा बताए गए मंडल सिद्धांत को भी आगे ले जाती है। ये निकिता है, निकिता को हम लोग पॉलिटिकल थॉट पढ़ाते थे, जिसमें प्लेटो की चर्चा हम लोग करते हैं। प्लेटो अपने समय में फिलोसफर किंग की बात कर रहे थे, दार्शनिक राजा की बात कर रहे थे, और दार्शनिक राजा को बनाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की। उसके लिए काफी सारा स्कीम भी उन्होंने बताया कि किस तरह से एक फिलोसफर किंग तैयार होगा, कैसा उसका एडुकेशन होगा, 35 इयर्स तक एडुकेशन लेने के बाद वो 15 साल तक और क्या करेगा, तब जाकर के फिलोसफर किंग बनेगा। लेकिन बेस्ट, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बेस्ट आज तक कोई फिलोसफर किंग नहीं दे पाया। कौटिल्य ने उस चंद्रगुप्त मौर्य को गली में खेलते हुए और उसको पिकअप किया था, और उसको इतना ट्रेंड किया कि वो मौर्य साम्राज्य का बादशाह हुआ। तो उन्होंने रिपब्लिक को लिख करके भी कोई फिलोसफर किंग नहीं तैयार कर सका। मैंने फिलोसफर किंग तैयार करके और तब अर्थशास्त्र लिखा कि ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य राजा है, अब राजा को क्या करना चाहिए, ये आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, प्रजा का राजा कैसे ख्याल करेगा, उसकी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, राज्य के अंग कैसे होने चाहिए। आज भी जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ते हैं, उस मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में कौटिल्य के द्वारा बताए गए जो राज्य के अंग हैं, उन्हीं अंगों की तो आज हम चर्चा करते हैं। तो मैं विश्व से कहीं बहुत आगे हूं। हाँ, दुर्भाग्य की बात यह है कि जितना एक्सप्लोर होना चाहिए था, हमारे अति बुद्धिजीवियों के ज्ञान को जितना एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था, आज भी एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा। मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जनरली हमारे देश में एक ये विवाद है, जब भी रामायण की बात आती है, जब भी महाभारत की बात आती है, जब भी वेद की बात आती है, तो एक धर्म विशेष पे चर्चा होने लगती है। अरे साहब, उसमें ज्ञान की इतनी बातें हैं, और वेद जो है वो धर्म ग्रंथ नहीं है, वेद शुद्ध रूप से साइंस है। उसको एक्सप्लोर करके तो दिखाइए, उसको एक्सप्लोर कीजिए। वो एक्सप्लोर करने की चीज है, बहुत सारी चीजें रिवील होगी। आखिर भाई ये दंत कथा नहीं थी कि रामायण में भाई ऐसे वान की चर्चा मिलती है जिस एक बाण में समुद्र के ताकत को, समुद्र के पानी को सोख लेने की क्षमता थी। वो केवल दंत कथा नहीं थी। आज उसी दंत कथा को हम लोग मिसाइल के रूप में साकार कर रहे हैं। मिसाइल जो है कोई 150 किलोमीटर तक मार कर रही है, कोई 200 किलोमीटर तक मार कर रही है, कोई 5000 किलोमीटर तक मार कर रही है, और आज भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आगे चल रहा है। खैर, इन बातों को, मैं भारत की विदेश नीति से संबंधित बातें होनी है, तो हमारे जो कुछ पहले के जो पूर्व के आइडियल्स थे, हमने उसी आइडियल्स पर अपने फॉरेन पॉलिसी को बेस्ड किया। हमारे आइडियल्स थे भाई, हम कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, सह अस्तित्व की बात करते हैं। हम दुनिया में अकेले रह करके और सुपर पावर बनने की बात इंडिया कभी नहीं किया। जब वो विश्वगुरु था तब भी वो सुपर पावर की बात नहीं करता था। वो कहता था कि हम तो भाई सबके साथ रहेंगे, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरी वसुधा ही हमारे लिए कुटुंब के समान है। तो हम लोगों ने
अपने इस आइडियल पे, अपने इस वैल्यूज को फॉरेन पॉलिसी जब 1947 में एक राजनीतिक रूप से एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय होता है, तो हमने इसी आइडियल्स को लेकर के अपने फॉरेन पॉलिसी को इस्टेब्लिश किया। लेकिन मैं अपने चर्चा को यहाँ थोड़ा सा आगे इस रूप में ले जाना चाहूंगा कि भाई डिफरेंट फेजेज में हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी क्या रही, इसको तो निकिता जी ने आप लोगों के सामने रखा ही, और मोर और लेस वही बातें हैं। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि आज जो हम फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के फ्रंट पे और कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमारी विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए थी कि दुनिया हमको तवज्जो देती। लेकिन जो तवज्जो हमको मिलनी चाहिए थी वो तवज्जो नहीं मिली। तो ऐसी क्या बातें रही, ऐसे कौन से कारक थे, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भी विदेश नीति के मोर्चे पर हम इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस ये सबसे पीछे रह गए। कुछ गलतियां हमसे हुई, मैं उन गलतियों को आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली गलती, जब 1947 में हम एक स्वतंत्र देश के रूप में उदित हुए, विश्व पटल पर आते हैं, तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस देश की बागडोर मिलती है। नो डाउट मैं नेहरू जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं नेहरू जी की प्रशंसा ही करता हूं कि आज जो भारत की तस्वीर है उसमें नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। और वो एक बहुत बड़े विजनरी स्टेट्समैन थे, वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो स्टेट्समैन, राजनेता थे वो। लेकिन उनका झुकाव, इंक्लाइनेशन थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ, जबकि ये था कि हमारे देश की स्थितियां क्या है। हमारे देश की स्थितियां आजादी के समय बेरोजगारी की थी, आर्थिक मोर्चे पर हम बिल्कुल मतलब जीरो थे। हमको अपना आर्थिक विकास करना था, हमको रोजगार अवेलेबल कराना था, और वो आर्थिक विकास और वो रोजगार गांधीयन मॉडल को फॉलो करके किया जाना चाहिए। लेकिन गांधी के मरने के बाद उस गांधीयन मॉडल को तिरस्कृत कर दिया, कहीं अडॉप्ट नहीं किया। बल्कि आप लोग या हम लोग देखते हैं डोमेस्टिक पॉलिसी में भी कि गांधी जी ग्राम पंचायत की बात करते थे, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की बात करते थे, और वो हम 35-40 सालों के बाद ला पाए। 1992 में हमने ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया। तो नेहरू जो है ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करने लगे, जो भाई उद्योग धंधे होने चाहिए, और वो 5 ईयर प्लान को लाए कि इस 5 ईयर प्लान से हमारा ये विकास होगा। जो अपेक्षित परिणाम मिलने थे वो अपेक्षित परिणाम हमको 5 ईयर प्लान से नहीं मिले, और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी वो 5 ईयर प्लान नहीं, वो अपेक्षित परिणाम जो मिलने चाहिए थे वो अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। एक नेहरू जी से एक दूसरी जो मेजर जो गलती हुई, वो गलती हुई जम्मू कश्मीर के फ्रंट पे। ये जो यूएनओ में जा करके और स्वीकार कर लिए कि नहीं मैं रेफरेंडम कराऊंगा, बगैर वस्तु स्थिति को जाने हुए एक मंजा हुआ स्टेट्समैन कैसे इस तरह की गलती कर बैठता है, जिस गलती की सजा आज तक भारत भुगत रहा है। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा अति जख्म है जो अभी न जाने और कितने सालों तक, कितने वर्षों तक हम उसको झेलेंगे। तो वहां पर विदेश नीति की विफलता नेहरू की स्पष्ट रूप से दिखती है कि नेहरू को उस जम्मू कश्मीर के मसले पर दूरदर्शिता दिखानी चाहिए थी, सूझबूझ से काम लेना चाहिए था, जो सूझबूझ का प्रदर्शन उस वक्त नहीं हुआ। बल्कि उससे नेहरू से आगे तो हमारी विदेश नीति की सफलता तो श्रीमती गांधी के टाइम में मिलती है कि श्रीमती गांधी जो है वो
इतने अवरोधों को झेलते हुए, अपने अंदरूनी लड़ाई को लड़ते हुए, और विदेश नीति को जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया वो काबिल तारीफ है। 1971 में पाकिस्तान को 2 भागों में बांट देना, ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश कहलाता है, उस बांग्लादेश एक नए देश का निर्माण कर देना, ये श्रीमती गांधी के विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता है। और यहाँ पर अगर कंपैरिजन किया जाए नेहरू और श्रीमती गांधी में, तो बेशक श्रीमती गांधी नेहरू से कहीं बहुत विदेश नीति के मामले में आगे। तो ये श्रीमती गांधी के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, नेहरू जो है वो मॉडर्न इंडिया के क्रिएटर जरूर हैं, और वो इसलिए मॉडर्न इंडिया के क्रिएटर हैं कि भाई नेहरू को इस देश की बागडोर मिली थी, तो नेहरू को तो ये तो दिखाना था ना कि भाई हमारे जिम्मे, हमारे हाथ में ये बागडोर आई है, तो हम अपने देश को कहाँ ले जाते हैं। ठीक है, आधुनिकता भी हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ। एक नेहरू का मैं यहाँ पर वाकया कहूंगा, यहाँ पे मतलब मेरी ये राय है कि यहाँ पे नेहरू को कुछ ऐसी नीति बनानी चाहिए थी, या विदेश नीति के मामले में कुछ ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए थी जिससे इनको, वो जो सुपर पावर्स का दौर था, जो 2 ध्रुवों वाली विश्व की जो स्थिति थी, उस स्थिति का इनको बेनिफिट मिलना चाहिए था। एक वाकया है कि ये जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो 51-52 में ये ट्रूमैन यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो वो अमेरिका का दौरा किए नेहरू, और ट्रूमैन के सामने ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करने लगे, जिससे ट्रूमैन खासे नाराज हो गए। और उन्होंने बाद में प्रेस स्टेटमेंट दिया था कि मुझे तो लगा कि एक गरीब देश का प्रधानमंत्री आया है, हमसे कुछ ये डेवलपमेंट की बात करेगा, अपने देश के विकास की बात करेगा। निश्चित रूप से वहां पे ये जा करके इनको अपने देश के डेवलपमेंट के लिए अमेरिका के साथ हाथ मिलाना चाहिए था, और कहना चाहिए था कि भाई भारत एक न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट है, और इसको अपने डेवलपमेंट के लिए हम किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाएंगे, किसी गुट में हम नहीं जाएंगे, हमको डेवलपमेंट की जरूरत है। जिन बातों को ये बाद में नाम में ये एक्सप्रेस किए, अगर ये बातें अगर उस वक्त एक्सप्रेस होती तो हो सकता है कि हमारी विदेश नीति कुछ ज्यादा सफल होती। हमने पहली बात कि हमने तो नाम बनाया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया। भाई इसमें जो भी एशियाई और अफ्रीकी जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट थे वो सबों को साथ लेकर के चला गया। पॉलिसी ये थी कि भाई हम दोनों ही सुपर पावर से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। 71-72 में आपने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, तो फिर जब हम यूएसएसआर से फ्रेंडशिप रिलेशनशिप करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमको अमेरिका का कोप झेलना ही होगा। तो वहां फॉरेन पॉलिसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी। ये सारा डेवलपमेंट श्रीमती गांधी के टाइम में हो रहा है, ये कुछ इस तरह का होना चाहिए था जिससे दोनों ही देश से हमको फॉरेन पॉलिसी के मामले में एडवांटेज मिलने चाहिए थे, जो एडवांटेज हम लोगों को नहीं मिला। इसके बाद श्रीमती गांधी के बाद राजीव गांधी आए। राजीव गांधी के फॉरेन पॉलिसी की क्या चर्चा विशेषता रही, ये निकिता ने स्पष्ट रूप से बताई। नरसिम्हा राव के टाइम में लुक ईस्ट की पॉलिसी आई। निश्चित रूप से ये काफी सफल रहा लुक ईस्ट की पॉलिसी। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी तो फॉरेन एक्सपर्ट, फॉरेन रिलेशन के एक्सपर्ट थे, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट थे। तो लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कंस्ट्रेंट ये था कि वो 24 पार्टी की सरकार के मुखिया थे। अब आप समझ सकते हैं कि ये 24 पार्टी की सरकार के मुखिया में आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को कितना सक्सीड करा सकते हैं। लेकिन भाई इनके रेजिम में इंडिया जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता है। इसके प्रतिवाद में अमेरिका ने हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन इंपोज किया, आर्थिक प्रतिबंध लगाया। लेकिन
ये बहुत आश्चर्य की बात है कि हम लोगों ने भारत से बाहर रहने वाले जो एनआरआई हैं उनसे फंड रेजिंग की बात किया, और जो एक्सपेक्टेशन था उस एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा फंड हम अरेंज कर पाए, और हमारे सामने समस्या हो गई कि इतना सारा फंड आ गया है, इसको मैं इन्वेस्ट कहां करूं। और इन स्थितियों को ही अमेरिका देख करके बाद में वो एक तरफा ही इकोनॉमिक सैंक्शन इंपोज भी किया, और बाद में कुछ दिनों के बाद इकोनॉमिक सैंक्शन को विड्रॉ भी कर लिया। वो हमारे विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता थी। उसके बाद ये आपको मनमोहन सिंह के टाइम में निकिता, जो हम लोग सिविल मामले में जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट होता है अमेरिका के साथ, ये भी हमारे विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता रही कि आज कम से कम भारत उस क्लब में शामिल हो गया है जहां हम न्यूक्लियर पार्ट्स को दूसरे देशों को भी सप्लाई कर सकते हैं। इस ग्रुप में कुछ ही कंट्री हैं जिसमें इंडिया भी एक है, और ये ड्यू टू मनमोहन सिंह के अमेरिका के साथ एग्रीमेंट के परिणाम स्वरूप ही आज ये चीजें भारत की विदेश नीति में जुड़ा है। मोदी पिछले 7 सालों से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। सबके सामने उनका इम्पैक्ट है कि किस तरह से बहुत सारे देश जो है वो हम लोगों को नेग्लेक्ट करते थे। जो अमेरिका कभी इस शख्स को वीजा प्रोवाइड नहीं किया था, आज वही अमेरिका इस शख्स के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। ये हमारे विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता है। अब इसके बाद हम एक दो जो प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के, मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, 2 बातें हैं जिससे समूचा विश्व जूझ रहा है। पहला जो फ्रंट है वो है टेररिज्म का, और दूसरा जो फ्रंट है वो है इन्वायरमेंट का। टेररिज्म से बहुत पहले तक जैसे हम लोग कहते थे कि भाई कश्मीर में टेरर अटैक होता है, तो वेस्ट वाले जो थे वो, और हम लोग जब टेररिस्ट को मारते थे तो वेस्ट वाले ह्यूमन राइट्स का हवाला देते थे कि भाई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वहां जाएगा, ह्यूमन राइट्स की स्थिति का जायजा लेगा। ह्यूमन राइट्स इसकी चर्चा होती थी, और इस दबाव में हम लोगों को डोमेस्टिक पॉलिसी में खास करके कश्मीर के मामले पर जो एक्शन लेना चाहिए था उतना हम लोग नहीं ले पाते थे। लेकिन जब से 9/11 की घटनाएं हुई, अमेरिका जब इसको नजदीक से देखा कि भाई किस तरह से टेररिज्म वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, और जिस पर अमेरिका को कभी नाज हुआ करता था कि हमारा पेंटागन जो है वहां पर तो बिना मेरी इजाजत के चिड़िया भी नहीं आ सकता है, तो चिड़िया आने की बात तो दूर है, पेंटागन पर तो बम का अटैक हो गया। और अलकायदा ने अमेरिका को इतना दहलाया कि उनके प्रेसिडेंट को लेकर के प्लेन से उड़ जाया गया कि भाई हो सकता है कि प्रेसिडेंट पर भी अटैक हो जाए। तो जब इन स्थितियों को उन्होंने देखा, अमेरिका ने ऑब्जर्व किया या वेस्ट वालों ने ऑब्जर्व किया, तब उन लोगों को लगा कि नहीं, टेररिज्म नाम की भी कोई चीज है। आज पूरा विश्व ये टेररिज्म से आक्रांत है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि ये टेररिज्म जो है वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट हो गया है। आज के डेट में आप क्या देख रहे हैं? आज के डेट में नॉन स्टेट जो एक्टर्स है वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट बना हुआ। आखिर ऐसी क्या बात है कि कुछ दिनों पहले तक तालिबान जो था वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, और आज उसी तालिबान के साथ अमेरिका जैसा सुपर पावर जो है वो बैठ करके निगोशिएट करता है कि ठीक है अब पावर का ट्रांसफर होगा। तो अब जो इंटरनेशनल रिलेशन जो है एक न्यू टर्न ले रहा है, और भारत को इसको क्लोजली वॉच करना चाहिए। हम लोगों को अपनी विदेश नीति को इन बातों को ध्यान में रख करके ये करना चाहिए। आज जो पूरी दुनिया में टेररिज्म की बात हम करते हैं, हम अलकायदा की बात करते हैं, हम तालिबान की बात करते हैं, या कश्मीर में बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, LTTE की बात कीजिए, क्या
ऐसा लगता है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बगैर किसी स्टेट के सपोर्ट के इतना फ्लॉरिश कर रहे हैं? अक्सर हमारे यहाँ जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, खास करके जम्मू कश्मीर स्टेट में जो एक्टिव हैं, वह अक्सर उनके बारे में रिपोर्टें आती है कि वो तो पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है उनको, और केवल आर्म्स और आर्टिलरी का सपोर्ट ही नहीं मिलता है, बल्कि उनको फंडिंग भी की जाती है कि आप जाकर के इंडिया में इस तरह का काम करें और आपके लिए ये फंडिंग किया जाएगा। जब ताज होटल पे टेरर अटैक हुआ और उसमें जो टेररिस्ट पकड़ाए और जो कुछ मारे गए, उनकी जब पहचान हुई तो उस पहचान में पाकिस्तान का हाथ आया, और पाकिस्तान आज तक भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ये सभी हमारे देश के नागरिक हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में जो नॉन स्टेट एक्टर्स की जो भूमिका, जो रोल जो ये डेवलप हुआ है, उस रोल के पर्सपेक्टिव में भारत को अपनी विदेश नीति को नए सिरे से ये सोचना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। अगर इन बातों को अगर हम इग्नोर किए तो हमारी विदेश नीति पीछे चली जाएगी। धन्यवाद शशि जी। जी सर, जी सर। समय की थोड़ी सीमा रहती है, अब इसको कंक्लूड किया जाए। बस सर, बस एक मुद्दा है, 2 मिनट और समय दिया जाए। एक दूसरा जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में है वो है इन्वायरमेंट का इशू। देखिए, आज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात हम लोग कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे ये बातें हो रही है, और ये कोई बातें आज 2021 में नहीं हो रही है, 22 में नहीं हो रही है, बल्कि ये तो 1972 से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से शुरू हो गया। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, ओजोन लेयर के डिप्लेशन का प्रॉब्लम है, और ये कोई एक देश का मुद्दा नहीं है। तो भारत को भी अपनी विदेश नीति में इन्वायरमेंटल फैक्टर को ध्यान में रखना होगा और विदेश नीति को इस रूप में शेपिंग करना होगा ताकि हम ग्लोबल इन्वायरमेंट, अपने देश के इन्वायरमेंट और ग्लोबल इन्वायरमेंट को भी प्रमोट करें, और उसको ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की दिशा में हमारा क्या प्रयास हो सकता है, इसके लिए भारत को अपनी विदेश नीति में तरीके सुझाने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद शशि जी, बहुत ही विस्तार से आपने वक्तव्य को रखा। हमारे पार्टिसिपेंट और हम लोग नए सिरे से इस ज्ञान से परिचित हुए जिससे सर्वथा अब तक अपरिचित थे, और अंदरूनी राजनीति क्या होती है हम लोग नहीं जानते, लेकिन आपने हम लोगों को समूचे विश्व का भ्रमण करा दिया। इसके लिए आपके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अमर कुमार शुक्ला साहब हैं। अमर कुमार शुक्ला जी, आपकी एक छोटी सी टिप्पणी चाहिए इस पर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते नमस्ते। अमर कुमार शुक्ला जी। और जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले सभी वरिष्ठ हमारे जो अग्रज हैं इसमें सबको प्रणाम करता हूं। उसमें शशि सर, एसपीएन सर, प्रभात सर और विकास उपाध्याय सर जुड़े हुए दिख रहे हैं, सभी को मेरा प्रणाम सर। मैं सर 2-3 बातें कहना चाहूंगा। निकिता का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, बड़ा प्रभावी था, और उसमें लेकिन एक जो है मुझे फैक्चुअल एरर दिखा। निकिता आप हमारी छोटी बहन की तरह हैं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। जो आपने मर्गेंथाउ को कोट करते हुए जो नेशनल इंटरेस्ट डायनेमिक बताया वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के फादर नहीं है। वह रियलिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने की, उसके जनक माने जाते हैं, उसके प्रोपाउंडर माने जाते हैं। और दूसरी एक आपको सलाह ये होगी कि भारत की विदेश नीति को समझते समय हम इस तरीके से ब्लंट स्टेटमेंट ना दें कि हम अमेरिका या चीन का नकल कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए। बजाय हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार क्या हमारे लिए हितकर है, इस पर हमें कदम उठाना चाहिए, और वह भारत जैसी जो एक संवेदनशील कंट्री है वो उठाती है, क्योंकि हमारा जो विदेश नीति और उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका दोनों का आधार लोकतंत्र और सहिष्णुता है। तो भारत इसको गंवाना कभी नहीं चाहता, इसीलिए कभी भारत एग्रेसिव नहीं होता है। तो इसको कृपया आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और बहुत अच्छा सर, आपका प्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छा था, आउटस्टैंडिंग था, थॉट प्रोवोकिंग था सर। जिस तरीके से कौटिल्य की बात आपने की, बिल्कुल आज के समय में कौटिल्य 100% रेलिवेंट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए।
और जो है उस एक चीज से मैं थोड़ा सा आपसे असहमत नहीं कहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये बात की जा रही थी जब गांधी जी के मॉडल को 1947 में, जी तो एक्चुअली उस समय जो विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट था सर हमारे यहाँ इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि आर्टिकल 31 के थ्रू हम फंडामेंटल राइट दे रहे हैं, प्रॉपर्टी राइट को। और जिस तरीके से हमारे यहाँ सामंतवादी व्यवस्था थी, जमींदारी सिस्टम था, उसमें हजारों हजार 500 एकड़ जमीन थी लोगों के पास, तो वो इक्वालिटी आ नहीं पाती, सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती हो जाती विलेज पंचायत मॉडल। इसलिए सरकार ने, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में उस समय की सरकार ने इसको अवॉइड किया, और इसीलिए वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इस विषय को रखा कि जब राज्य हमारा सक्षम हो जाएगा कुछ वर्षों के उपरांत, तो इस पर फिर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता होगी और समाज भी जागरूक होगा और धीरे धीरे वह डेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो क्योंकि हमने पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अभी हमारा सोशल सिस्टम सर अनडेमोक्रेटिक तरीके से ही चल रहा है। तो इस पर मैं आपसे थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा सर। हाँ जी अमर शुक्ला जी, जी जमींदारी एबॉलिशन होता है हमारे यहाँ, वो ये 50 का डेवलपमेंट है, 51 52 का डेवलपमेंट है, और बिहार सबसे पहला राज्य था जहां के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि भाई अब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा, आप लोग तैयार रहिए। इसके लिए कहीं से कोई विद्रोह नहीं हुआ और बहुत पीसफुली वो सेटल कर गया। अगर रिसोर्स कंस्ट्रेंट की बात थी तो 1952 में राजस्थान में कम्युनिटी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया। क्या उस वक्त रिसोर्स कंस्टेंट नहीं था? क्या उस वक्त इक्वालिटी की बातें नहीं आ रही थी? क्या उस वक्त फ्यूडल सोसाइटी नहीं थी हमारी? ऐसी बात नहीं थी। ये गांधीयन मॉडल, तो ये जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसी में गांधी जी टाइम टू टाइम अपने मॉडल को बताते थे कि वो कहते थे कि देखिए डेमोक्रेसी को नीचे से लाइए। आप शुक्ला साहब, आपको 74 का जेपी मूवमेंट भी याद होगा, आप उसके बारे में भी जानते होंगे। देखिए वो जेपी मूवमेंट में भी यही बातें थी। जेपी भी कहा करते थे कि पावर को ऊपर से नहीं नीचे से ऊपर ले जाइए। वो टॉप डाउन जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको नीचे से वो ऊपर तक ले जाने की बात हो रही थी। तो गांधी तो यही कहते थे कि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे लाइए। ऊपर के लेवल पर तो लोग ठीक हैं, सक्षम हैं, लेकिन जब तक नीचे के लेवल पे डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक भारत को, आज तक भी मैंने अपने स्पीच में ये कोट किया ना कि दुनिया का विशाल लोकतंत्र होने के बावजूद भी भारत जो है वो फॉरेन पॉलिसी के मामले में या वर्ल्ड एरिना पर अपनी उस तरह की छवि नहीं बना रहा है जिस तरह की छवि इंग्लैंड की, अमेरिका की, फ्रांस की और जर्मनी की है। इसके पीछे यही कारण है कि जो सतही चीजें थी जो हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करती, भाई ये जो पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको आप रिपन के टाइम से ही देखिए ना। इसको मतलब नेहरू जी और गांधी जी क्या कहे, और अगर उससे और बैक में जाना चाहते हैं तो वैदिक सिविलाइजेशन से आप इसको देखिए। तो ये इतना ग्रास रूट लेवल का ये इंस्टीट्यूशंस जो हमारे हिस्ट्री से आगे बढ़ते चला आ रहा है, उसको क्या वजह थी कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनली प्लेस नहीं किया। 1952 में हम उस पर बात करते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट के राजस्थान से के नागौर से हम शुरू करते हैं, वहां पर रिसोर्स कंस्टेंट नहीं आता है, वहां फ्यूडलिज्म आरे नहीं आता है। ये तो काफी दबाव में 1992 में जाकर के, वो 1992 में भी नहीं होता, लेकिन उसके लिए इतना आंदोलन शुरू हो गया था कि ये 1992 में इस गवर्नमेंट के लिए कंपल्सन हो गया कि अब हमको लोकल लेवल पे डेमोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देनी ही होगी। और आप जरा 92 के बाद के इंडिया को जरा सा देखिए तो ऑब्जर्व कीजिए कि 1992 के बाद का जो इंडिया है, जब से हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी तो इसका हमको सुपरिणाम सामने आ रहा है, सामने दिख रहा है। आज हम लोग कह रहे हैं ना कि भाई आधी आबादी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है, उसमें हम हाफ पॉपुलेशन को जोड़ने की बात करते हैं। तो आज
हाफ जो पॉपुलेशन है, वीमेन का जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन कितना वाइब्रेंट हुआ है 1992 के बाद, खास करके पॉलिटिकली। धन्यवाद शशि जी। थैंक यू शशि जी, सर, समय थैंक यू की सो सीमा मच। है। जी हमारे बीच प्रोफेसर विकास नारायण उपाध्याय साहब भी ज्वाइन किए हुए हैं, उनकी भी राय हम लेते, लेकिन अब हम लोग समय सीमा से काफी आगे बढ़ चुके हैं। हम विकास नारायण उपाध्याय साहब से माफी मांगते हुए अगले कार्यक्रम में फिर उनके विचारों को लेंगे। हम राधा कुमारी जो प्रयत्न संस्था की स्वयंसेविका है और प्रभात तारा स्कूल की छात्रा है, उनसे हम निवेदन करते हैं कि वे हमारे सभी आगंतुक और आमंत्रित हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनको मेमेंटो देने की प्रक्रिया में आएंगे। राधा कुमारी, राधा कुमारी जी। यस सर। हाँ, आप मेमेंटो लेकर आवे। Yes, sir. I thank you all for participating in the webinar. I thank our esteemed speaker and moderator. I present to you this memento as a token of gratitude from Pratin family, and this is for Nitika Raj ma'am and Professor Sasi Bhushan Kumar sir. निकिता राज जी, आप मेमेंटो स्वीकार करने का थैंक यू, घोषणा करें। थैंक यू। शशि बाबू, आप मैं भी उस एक्सेप्ट बच्ची कर के रही हूँ। हाथ से मेमेंटो वर्चुअल मोड में लेने की कृपा करें। हम लोग एक्चुअली आपको डिलीवर कराएंगे। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनिमेश आनंद हमारे प्रयत्न कार्यक्रम के बड़े ही रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं और मैनेजमेंट के छात्र हैं, मुजफ्फरपुर एल एन मिश्रा बिजनेस मैनेजमेंट के छात्र हैं। अनिमेश आनंद जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करेंगे। अनिमेश आनंद जी धन्यवाद सर। मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आ रही है। First of all, I would like to give thanks to Prabhat sir, who gives me a golden opportunity to give a vote of thanks. I would like to thank Nikita Raj, who is our guest speaker at today's webinar. The session is very informative and very interactive with us. Secondly, I would like to give the vote of thanks to Sasi Bhushan sir, whose speech is really very informative and really very nice, but in lack of time, they have not completed their speech. But we will give them time in the next webinar. We expect that they will join us in the next webinar. It's really very great and informative session for us. Finally, I would like to give vote of thanks to Prabhat sir, who organizing this webinar at every Wednesday at 3 p.m. And we all get the knowledge in free of cost. We do not have to pay anything for this. So I would like to thank Prabhat sir, and SNP Sinha sir is also very supportive to our webinar and gives a very great pillar success for this. And finally, I would like to thank our guest speaker Nikita Raj, and I also appreciate you for your success.